Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of June 2020. तो 7 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF or those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. सो प्लीज़ डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, रेड डॉट कैंपेन समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग. रेड डॉट कैंपेन इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज फायर फाइटिंग ड्रिल्स इन स्कूल्स, बी डी स्टिग्मेटाइजिंग मेंस्ट्रुअल टॉक्स, सी प्रमोटिंग ब्लड डोनेशन अमंग यूथ्स, या डी टू चेक द इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. इनमें से किससे रिलेटेड है रेड डॉट कैंपेन? Think of the answer. Now let me tell you the answer. Answer for this will be B, destigmatizing for the menstrual talks. अब कई लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे रेड लाइन कैंपेन से. तो रेड लाइन कैंपेन जो है बेसिकली दैट इज फॉर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. याद रखिएगा, रेड लाइन कैंपेन इज फॉर एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज होता है, एंड रेड डॉट कैंपेन इज फॉर द destigmatizing the menstrual talks. So please remember that. Answer will be B. सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अंबुबाची मेला. अंबुबाची मेला से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सदर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट वाज रिसेंटली ग्रांटेड द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी टैग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. क्यों? क्योंकि तेलंगाना में नहीं होता, ये आपका होता है असम में. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में गलत है, तो आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. असम का है ये अंबुबाची मेला विच इज हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल. कामाख्या टेम्पल में होता है. ओके, नीलाचल हिल के नीचे होता है, के टॉप पे होता है, एंड कामाख्या देवी टेम्पल में होता है. ठीक है, इट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड ड्यूरिंग द मेला द टेम्पल डोर ऑफ द कामाख्या विल रिमेन क्लोज्ड. तो ये ऐसा रहता है. कामाख्या देवी के बारे में आपको पता है, इट इज वन ऑफ द 51 शक्ति श्राइन्स विच आर देयर. तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईसालेक्स 19. तो ईसालेक्स 19 के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड एल सल्वाडोर. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिसेंटली हेल्ड इन अबू धाबी. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत? तो लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है. ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की एक एक्सरसाइज है ईसालेक्स 19. ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आई थिंक 50 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर देयर, एंड जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 में वो अबू धाबी में हुआ था. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. बी विल बी द आंसर फॉर दिस. आंसर विल बी बी, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज of the International Security Alliance are taking place in a first joint security exercise known as ISALEX 19. अबू धाबी में हुआ था. ठीक है ना. तो this is very very important. I hope you got clarity regarding that. अब यहाँ पे बॉर्डर मीट हो रहा है फॉर पीस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब इंडिया एंड चाइना के जो ऑफिसर्स हैं वो मोल्डो में मिलेंगे. याद रखिएगा, ये लोकेशन बस इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ आइटम में. मोल्डो में मिलेंगे. ओके, तो मोल्डो कहाँ पर है? इट इज़ अपोजिट चुशुल इन द ईस्टर्न लद्दाख. ओके, तो मोल्डो कहाँ पर है? इट इज़ अपोजिट चुशुल इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन. ओके, तो याद रखिएगा. एंड बाकी आपको जो इशू है वो मैंने कई बार बताया हुआ है, किस तरह से बॉर्डर जो है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. इंडिया का और चाइना का जो ये वाला पोर्शन है ये वेस्टर्न पोर्शन है, ये सेंटर मिडिल पोर्शन है, ये ईस्टर्न पोर्शन है. ज़्यादातर लड़ाई वेस्टर्न ईस्टर्न में होती है, लेकिन अभी जो है वो वेस्टर्न में 3 एरिया है. आपका गलवन हो गया, देन डेमचोक हो गया, देन आपका यहीं पे ही पेंगोंग सो हो गया. तो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है. पेंगोंग सो में क्यों चलती? क्योंकि पेंगोंग सो में मैंने पहले था कि ये एक वाटर बॉडी है जिससे कि ये बॉर्डर पास होता है, इस कारण से इशू है. दूसरा, फिंगर्स इन द माउंटेन, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है फिंगर लाइक, उसमें फिंगर 8 तक हम क्लेम करते हैं कि हमारा रीजन है फिंगर 8 तक, and we control up to finger 4, but China says that you only should acquire up to finger 2. तो ये एक इशू है जो कि चलता रहता है बॉर्डर में इंडिया और चाइना के. तो अब मोल्डो में हम मिलने वाले हैं. चुशुल के अपोजिट मोल्डो लाई करता है ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. इंडिया सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कंटेस्ट. अब क्या है? इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी कहना चाहिए, आदित्य जिसका नाम है. इट बिकेम एन आइकॉन इन द वाइकोम थावाना काडावू. ओके, थावाना काडावू रूट जो केरला में होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हिट रही थी ये आदित्य फेरी. एंड ये फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है, इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी. याद रखिएगा, नाम है आदित्य. And now it is taking a contest
जहाँ पे 12 और फेरीज हैं. इट इज़ अमंग द 12 फेरीज दैट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर गुस्ताव ट्रूव अवार्ड. ओके, तो गुस्ताव ट्रूव अवार्ड के लिए इसको सेलेक्ट किया गया है. इट इज़ द सोल एंट्रेंट फ्रॉम एशिया. एशिया की तरफ से एकमात्र फेरी जो गई है वो है आदित्य. ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है. ओके, एंड 3 अवार्ड मिलते हैं गुस्ताव ट्रूव में. पहला है 1 फॉर द इलेक्ट्रिक बोट्स अप टू 8 मीटर इन लेंथ, इलेक्ट्रिक बोट्स मोर देन 8 मीटर इन लेंथ एंड इलेक्ट्रिक फेरी बोट्स पैसेंजर बोट्स. ओके, एंड इसी कैटेगरी में जो इलेक्ट्रिक फेरी बोट्स या पैसेंजर बोट्स में है, इट इज़ द कैटेगरी इन विच आदित्य इज इन द फ्रे. तो आदित्य इसी तीसरी कैटेगरी में है, याद रखिएगा, है ना. गुस्ताव इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड जो होता है बेसिकली इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ गुस्ताव ट्रूव. ओके, तो ये गुस्ताव ट्रूव की मेमोरी में ही ये अवार्ड सेटअप किया गया था. ही वाज अ फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ओके, गुस्ताव ट्रूव वाज अ फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड पायनियर इन इलेक्ट्रिकल कार्स एंड बोट्स. ओके, ही वाज अ पायनियर इन इलेक्ट्रिकल कार्स एंड बोट्स एंड ट्रूव वाज अ प्रोलिफिक इन्वेंटर विद ओवर 75 पेटेंट्स. ओके, 75 से ज़्यादा पेटेंट्स थे जो कि गुस्ताव ट्रूव के नाम में थे. बैक इन 1881 में 1881 में ही डेवलप्ड 5 मीटर लॉन्ग प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बोट. उन्होंने एक 5 मीटर लंबी प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बोट बनाई थी. ओके, एंड अगर अपन आदित्य की बात करें तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय द केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट करती है एंड इट वॉज बिल्ट बाय द नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोची. ओके, तो नवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोची ने इसको बनाया. तो याद रखिएगा गुस्ताव ट्रूव अवार्ड के लिए गया है. 12 में से एक फेरी है जो कि गई है वहाँ पे. किस कैटेगरी में गई है? आपकी इलेक्ट्रिक फेरी बोट्स या पैसेंजर बोट्स कैटेगरी में गई है. याद रखिएगा गुस्ताव ट्रूव अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. गुस्ताव ट्रूव के बारे में पता चल गया. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की तरफ अपन अब मूव कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. संडे का दिन है तो आज वो 14th पेज में जो आता है FAQ वाला सेक्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. और आज तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. काफ़ी डाउट्स आपके इकोनॉमी के भी क्लियर होंगे और काफ़ी आपके जो कोविड-19 का भी डाउट क्लियर होगा वहाँ पे, है ना. आगे मूव करते हैं. इसरो एंड एरीज टाई अप फॉर स्पेस मॉनिटरिंग स्टडीज. तो इसरो जो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज. ओके, तो किसके साथ किया इसने? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो कि नैनीताल बेस्ड है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है. नाउ बोथ हैव साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स. ओके, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स. तो बेसिकली इसरो का ये कहना है कि ताकि जो फ्यूचर के हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, यानी कि जो हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, जो R&D की ज़रूरत है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन द स्पेस इन्वायरमेंट, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर साइंसेस, उसमें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ये MOU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द एरीज. एरीज का फिर से याद रखेगा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये नैनीताल बेस्ड है. और इसरो का ये कोलैबोरेशन जो है बेसिकली इट्स फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट in the R&D in space environment, astrophysics and solar sciences. Okay, so that is the thing which is important. I hope you got clarity. Amid pandemic, Padma Award portal goes live. अब amid the COVID-19 pandemic and extended lockdown, the portal for nomination of the Padma Awards. तो अभी क्या हुआ है कि पोर्टल लाइव किया गया है जिसमें कि nominations for the Padma Award will be there and which are announced on Republic Day has gone live. The portal has been thrown open for nominations by any individual in a pre-agreed format. Okay, तो आप nomination कर सकते हैं in a pre-agreed format. Okay, ये portal it went live on May 1 and the letters inviting nominations have gone out as per the conventions to past Bharat Ratna Padma Bhushan winners and eminent citizens from various fields. Okay, तो याद रखिएगा letters inviting the nominations have gone out as per the convention to past Bharat Ratna and Padma Bhushan winners and eminent citizens from various fields. तो ये पद्म पोर्टल इसको लाइव कर दिया गया. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर. बेसिकली इस पोर्टल में क्या हुआ कि नॉमिनेशंस को इनवाइट किया गया कि मतलब आप बताइए कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे होने चाहिए. इट हैज़ बीन थ्रोन ओपन फॉर नॉमिनेशंस बाय एनी इंडिविजुअल. ओके, नॉमिनेशन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ प्री एग्रीड फॉर्मेट. तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था जो कि लिया गया था. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ में ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर्टेन वेटेज विल बी गिवन टू द नॉमिनेशन फॉर पब्लिक सर्विस एंड फॉर वुमेन. अगर आप पब्लिक सर्विस या वुमेन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा. फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो यू विल बी गिवन मोर वेटेज देयर. ओके, एंड
ये जो ऑनलाइन नॉमिनेशन वाला प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि पहला साल है जबकि ऑनलाइन नॉमिनेशन होगा, ये ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका था ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोसेस पहले भी। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पहली बार आई थी तभी ये डिसीजन ले लिया गया था। सो दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टेकन फॉर द ऑनलाइन नॉमिनेशन ऑफ द पद्मा अवार्ड्स एंड ऑल। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। जो हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड इंडिया का वो भारत रत्न ही है, ये याद रखेगा। देन आई थिंक भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री आता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है अवार्ड का जो हायरार्की होता है। CBSE सेट टू रिलीज रिड्यूस्ड सिलेबस। अब CBSE क्या कर रहा है, बेसिकली दे विल बी रिलीजिंग अ कट डाउन सिलेबस या रिड्यूस्ड सिलेबस टू अडॉप्ट टू अ शॉर्टर एकेडमिक सेशन। तो शॉर्टर एकेडमिक सेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द कोविड-19। आप सबको पता है कि पढ़ाई डिले कर दी गई है और स्कूल्स बंद रखे गए, कॉलेज बंद रखे, ये सब चीज़ें बंद रखी गई। तो इससे हुआ क्या कि जो आपकी प्रोसेस थी, जो एग्ज़ाम का कैलेंडर होता है वो शॉर्ट हो गया इस साल का। जब शॉर्ट कैलेंडर हो गया तो फिर इसका मतलब है कि जो सिलेबस रहेगा वो भी ऑन अ शॉर्टर नोट शॉर्ट ही रहेगा। इस कारण से CBSE ने कहा है कि दे विल बी रिलीजिंग अ कट डाउन सिलेबस, यानी कि शॉर्टर सिलेबस वो भेजेंगे। अब इसी न्यूज़ आइटम में कुछ रिफॉर्म्स की बात भी की गई थी जो कि मुझे लगता है कि आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्कूल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल्स विल बी आस्क्ड टू शिफ्ट टू अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम from this academic year with more focus on learning outcomes। तो सिंपल सी बात है, जब आपसे कोई पूछा जाए कि क्या आपको रिफॉर्म करने का अगर आपसे सजेशन लिया जाए कि आपको स्कूल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म करना है, तो आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम में मूव करना चाहिए जो कि फोकस करे लर्निंग आउटकम्स में, कि आपने क्या सीखा। एंड ऑफ द ईयर आपने कितना रट लिया, ये नहीं, आपने कितना आउटकम आपको मिला, कितना लर्निंग आउटकम, कितना आपने सीखा। Okay, this is aimed at moving away from the rote learning or content based examination to focused structure of Indian education to competency based education। okay, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अभी क्या है, रोट लर्निंग मेथडोलॉजी चलती है इंडिया में। रोट लर्निंग मतलब कि आपको सिलेबस पता है, आपको बुक्स पता है, आप क्या करोगे, आंसर याद करना शुरू करोगे, वही आंसर आप जाके लिख के आ जाओगे। जिसने अच्छा याद किया उसको ज़्यादा नंबर, जिसने थोड़ा कम याद किया भले वो कितना ही तेज दिमाग का, उसको नंबर कम मिलेंगे। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, ना कि कंटेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो यही है CBSE की कोशिश यही रहेगी कि दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द रोट लर्निंग मेथडोलॉजी टू द कंटेंट टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी। ओके, कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी से शिफ्ट करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी में, जहां पे वेयर द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन नोइंग ऑफ फैक्ट्स। ओके, यानी कि जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे PSC के जो एग्जामिनेशन होते हैं या जो व्यापम के एग्जामिनेशन होती है या जो इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें क्या है, रोट लर्निंग आपने देखा कि बिल्कुल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। बट अगर UPSC का एग्जाम देखो तो वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है कि अगर आपने नॉलेज है आपके पास, उसको अप्लाई करके आप किस तरीके से कर पाओगे, है ना, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है पर्टिकुलरली। तो वहाँ पे ये डिफरेंस होता है फ्रॉम अ रोट लर्निंग कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी टू लर्निंग आउटकम बेस्ड। तो आपको UPSC के जब आप प्रीलिम्स देते हो तो आपको पता चलता है कि आपके नॉलेज का एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है। आपको पता चलता है जब आप मेंस लिखते हो कि आपका नॉलेज प्रॉपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर आप कोई PSC लेवल का एग्जामिनेशन दोगे या आप व्यापम लेवल का एग्जामिनेशन दोगे, SSC लेवल का दोगे, तो आपको सिर्फ फैक्ट याद करके वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। बेसिकली यही डिफरेंस होता है और यहीं पे हमको शिफ्ट करना है। दिस इज द चेंज विच वी वांट इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑल्सो, एंड दिस इज द चेंज विच वी वांट इन द स्कूल लेवल एजुकेशन ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। ब्राज़ील कुड क्विट WHO वॉन्स बाल्सोनारो। तो ब्राज़ील ने भी कहा है कि वो भी अब क्विट करेंगे WHO को बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल बायस, एंड दे हैव नॉट बीन एबल, WHO हैज़ नॉट बीन एबल टू एक्ट सफिशिएंटली ऑन COVID-19। इस कारण से WHO ने भी कहा है कि वो बिल्कुल इससे बाहर हो जाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी ये, आगे मूव करते हैं। सस्पेंड इम्पोर्ट ऑफ रबर UPASI। व्हाट इज दिस UPASI या UPASI? अगर आपसे कोई पूछ, नॉर्मल मुझे UPASI के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, इस कारण से मैंने बता दिया ताकि आपको कल को UPSC अगर इतना ही पूछ ले कि UPASI है क्या या UPASI है क्या, तो आप वहाँ गलत ना करें। तो बेसिकली रबर प्लांटेशन जो लोकेटेड मेनली इन द केरला आर स्ट्रगलिंग टू सेल द कमोडिटी टू एज COVID-19 इज देयर। तो वो अपने कमोडिटी को बेच नहीं पा रहे हैं, जो रबर प्लांटेशन ओनर्स हैं वहाँ पे केरला में स्पेशली, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर रबर प्रोडक्ट और कमोडिटी टू द लोकल्स एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है, द यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, United Planters Association of Southern India, they have sought suspension of natural rubber import for over 2 years
एंड लेवी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट्स। ओके, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो इम्पोर्ट है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए रबड़ का फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ताकि उनका जो लोकल रबड़ है वो सेल हो सके, और आपको सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोर्ट पे लगानी चाहिए फॉर 3 ईयर्स। ओके, व्हेन द सस्पेंशन इज रिवोक्ड, जब एक बार सस्पेंशन हट जाए तो 3 साल तक के लिए आपको उसमें सेफ गार्ड ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टाइम मिल जाए रिकवर करने का। तो 5 साल का टाइम मिल जाएगा तो लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिकवर कर लेंगी और अपना प्रोडक्ट को एटलीस्ट सेल कर लेंगी। तो ये यहाँ पे UPASI याद रखिएगा, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। आगे मूव करते हैं, साइंस पेज पे आते हैं। तो डीप सी माइक्रो प्लास्टिक, तो डीप सी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर लाइकली टू बी माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट। तो डीप सी बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स आपको मिल जाएंगे। माइक्रो प्लास्टिक क्या है कि जो स्मॉल साइज, जैसे आपका स्मॉल साइज जो नैनोमीटर्स के रेंज में जो आपकी प्लास्टिक पार्टिकल्स रहते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। इवन माइक्रो प्लास्टिक्स आर यूज इन द फेयरनेस क्रीम्स एक्सेट्रा, जो कि आप यूज़ करते हो ना फेयरनेस क्रीम्स एंड ऑल, वहाँ पे भी उसमें भी माइक्रो बीड्स माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो आपके डीप सी में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। एंड कॉर्सिका के शोर से जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें रिसर्चर्स ने डिड्यूस किया है कि दैट तो इस न्यूज़ आइटम में आपको 2 बहुत अच्छे टर्म्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसर्चर्स ने पता क्या किया कि जो थर्मोहेलाइन ड्रिवन करंट्स होते हैं दे कैन कॉज माइक्रो प्लास्टिक्स टू एक्यूमुलेट इन द सेम रीजन वेयर अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स फ्लॉक इन द बेंथिक रीजन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो यहाँ पे थर्मोहेलाइन ड्रिवन करंट्स बोला गया और दूसरा बेंथिक रीजन के बारे में बताया कि थर्मोहेलाइन करंट्स होते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक्स को एक्यूमुलेट कर देते हैं इन द बेंथिक रीजन। ओके, तो थर्मोहेलाइन करंट्स क्या होते हैं? तो थर्मोहेलाइन करंट्स बेसिकली डेंसिटी ड्रिवन सर्कुलेशन, ओशन के ऐसे सर्कुलेशंस होते हैं विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हेलाइन मीन सलाइन, हेलाइन से सलाइनिटी होती है, हेलाइन से सलाइन। तो जो टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस के कारण जो करंट सर्कुलेट होता है वो क्या करता है, आपका माइक्रोप्लास्टिक्स को एक्यूमुलेट कर देता है इन द बेंथिक रीजन। वो किसको करता है? बेंथिक रीजन में एक्यूमुलेट कर देता है। अब आप पूछेंगे बेंथिक रीजन क्या है? तो ये देखो यहाँ पे एक फिगर है जिसमें कि अलग अलग जोन्स के बारे में बताया गया है। तो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ होती है, देखो यहाँ पे ग्रोथ पाई जाती है, ये लिटोरल जोन कहलाती है। उसके बाद जो उसके नीचे लेयर होती है वो लिम्नेटिक जोन कहलाती है। देन आपका प्रोफंडल या बेंथिक रीजन, सबसे नीचे जो लेयर रहती है वो आपकी बेंथिक जोन कहलाती है। इसको अबिस्मल जोन भी कह सकते हैं। अबिस्मल जोन सबसे लोएस्ट लेवल पे रहता है, बेंथिक जोन, प्रोफंडल जोन भी कहलाता है ये। तो ये आपका याद रखिएगा इसको, लिटोरल जोन जहाँ पे ये ग्रोथ है, आउटग्रोथ दिख रही है आपको, देन लिम्नेटिक जोन, देन प्रोफंडल जोन या बेंथिक जोन, ठीक है ना। इसी को अबिस्मल जोन भी आप कह सकते हैं। तो ये उस तरह से बेंथिक जोन यहाँ पे नीचे सेडिमेंट्स आपका कलेक्ट कर लेता है, यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक्स को एक्यूमुलेट कर लेता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। CCMB फाइंड्स चीपर एंड मोर इफेक्टिव RT-PCR मेथड टू टेस्ट द कोविड-19 सैंपल्स। अब CCMB क्या है आपका है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर है ये, तो हैदराबाद में है। एंड दे हैव स्टडीड अ मेथड विच इज़ ऑल्सो यूजिंग RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मेथड ही है। ओके, नाउ बट दे यूज ड्राई स्वैब, जो स्वैब सैंपल लिया जाता है ना, आपके मुंह के अंदर से स्वैब सैंपल लिया जाता है। तो बेसिकली दे आर यूजिंग द ड्राई स्वैब सैंपल। ये जो नया मेथोडोलॉजी है जो कि डिवाइस किया गया है बाय CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। तो बेसिकली वो एक स्टेज बाईपास कर देते हैं। व्हाट बाईपास इज देयर? RNA आइसोलेशन का जो स्टेज है उसको बाईपास कर देते हैं। पहले क्या होता था, जो आपका वेट स्वैब लिया जाता था, फिर उससे RNA को अलग किया जाता था, RNA को सेपरेट किया जाता था, फिर उसको मैग्नीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है। बट नाउ द RNA आइसोलेशन स्टेज इज बाईपास्ड। ओके, देयरफॉर ये कम समय लेता है, इट टेक्स लेस टाइम एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, विच इज़ देयर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन पोस्टेड इन द बायोरिक्सिव एंड मेडरिक्सिव प्रीप्रिंट सर्वर। तो जो बायोरिक्स एंड मेडरिक्स जो प्रीप्रिंट सर्वर्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपने रिजल्ट्स को कर दिया गया। तो ड्राई स्वैब्स का यूज़ किया गया है।
तो बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको कि जो ड्राई स्वैब है उसको आप ज़्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए रख सकते हो और वो बिना आरएनए आइसोलेट किए भी आप उसको हीट कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। इस कारण से उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण कि लेस वो लगता है। सेरोटोनिन ट्रिगर्स डेजर्ट लोकस्ट स्वाम्स। अब ये आर्टिकल में ये समझाया जा रहा है कि क्यों डेजर्ट लोकस्ट स्वाम बना लेते हैं, जबकि डेजर्ट लोकस्ट अगर स्पीशीज़ देखो तो वो आइसोलेशन और रिक्लूजन में रहना पसंद करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं कि वो स्वाम बना लेते हैं बड़े बड़े। तो डेजर्ट लोकस्ट की जो प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं है, वो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया तक में ये प्रॉब्लम जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा फाओ जो है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड बेस्ड इन रोम इटली। फाओ जो है आपका रोम इटली में जो बेस्ड है, ओके, इट कोऑर्डिनेट्स एंड हेल्प्स दीज नेशंस विद एडवाइस एंड फंड्स इन कम्बैटिंग दिस प्लेग। ओके, तो ये फाओ जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है और नेशंस को हेल्प करता है एंड एडवाइस करता है इन कॉम्बेटिंग दिस डेजर्ट लोकस्ट प्लेग। इस डेजर्ट लोकस्ट प्लेग को रोकने का काम करता है। द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाओ विच इज नोन एज द लोकस्ट इन्वायरमेंटल बुकलेट, जो कि फाओ निकालती है, एक बुकलेट निकालती है डेजर्ट लोकस्ट के रिगार्डिंग, विच इज कॉल्ड द लोकस्ट इन्वायरमेंटल बुकलेट। इट गिव्स एन अपडेट ऑन द सिचुएशन एंड मेथड ऑफ हैंडलिंग द लोकस्ट स्वार्म। ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है किस तरीके से क्या सिचुएशन है और किस तरीके से आपको लोकस्ट को रोकना है, ठीक है ना। अब होता क्या, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो ऑथर ने बताया कि जब डेजर्ट लोकस्ट फूड को सर्च करते हैं, तो जब वो माला सर्च करने गए, उसने एक डेजर्ट लोकस्ट ने अगर दूसरे को टच कर दिया तो एक सिमुलेशन होता है, कि मैकेनिकल सिमुलेशन होता है, और इस सिमुलेशन को जब पता किया गया तो ये पता चला कि सेरोटोनिन है वो सिमुलेशन दैट इज बीइंग रिलीज्ड, जिसके कारण कि ये जो लोकस्ट है फिर ये और दे टेंड टू कम क्लोजर। तो ऐसे एक दूसरे को जब ये टच करते हैं तो ये और ज़्यादा ग्रुप में होते जाते हैं और इनके अंदर एक सिमुलेशन होता है जिस कारण ये एक साथ रहना की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इसी कारण से बहुत लंबे लंबे स्वाम से बना लेते हैं। इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे इंडिया में आप एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जोधपुर में बेस्ड है, लोकस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जोधपुर बेस्ड है इंडिया में। उन्होंने कहा है कि हमको स्प्रे करना चाहिए सेरोटोनिन इनहिबिटर मॉलिक्यूल को। तो सेरोटोनिन इनहिबिटर को अगर हम करें तो यहाँ का जो सेरोटोनिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और हम उनको रोक पाएंगे। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जिसको मेलाथियन बोलते हैं, मेलाथियन इंसेक्टिसाइड, जो कि इंडिया में HIS नाम की जो PSU है वो बनाती है। तो मेलाथियन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाथियन ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं UPSC मेलाथियन क्या है, तो ये आपको मेलाथियन टेक्निकल बोलते हैं एक्चुअली उसको, जो कि लोकस्ट को रोकने का काम करता है, तो इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी। ट्रैकिंग गूगल, अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल है बताया गया बेसिकली कि गूगल किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है। तो अभी एक रिसेंटली एक गूगल के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल किया गया था जिसमें ये बोला गया कि गूगल जो है आपकी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक करता है। मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप इनकॉग्निटो मोड में जो चला रहे हो वो किसी को नहीं पता, तो बिल्कुल गलत है, वो गूगल को पता है, ठीक है ना। तो गूगल ने इसका रिस्पॉन्स ये दिया है कि वो एक छोटी सी वार्निंग देते हैं नीचे, कंडीशन अप्लाई, जिसको लोग पढ़ते भी नहीं है, वहाँ पर वो लिखे रहते हैं कि वेबसाइट इन्फॉर्मेशन माइट भी मतलब दे कैन कलेक्ट, दे माइट कलेक्ट द वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लॉ सूट में बोला गया है वो ये बोला गया है कि इवन व्हेन द लोकेशन ट्रैकिंग इज ऑफ, अगर लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ है तो भी गूगल जो है वो आपकी लोकेशन का डेटा कलेक्ट करता रहता है थ्रू वेरियस एप्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ये कुछ लॉ सूट के अंदर बोला गया है कि जो गूगल करता है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है, जो आप प्राइवेटली रन कर रहे हैं उसको भी कलेक्ट करता रहता है। इसके अलावा गूगल ने मिस इन्फॉर्मेशन भी की है बहुत सारी, क्योंकि गूगल ये कहता है कि यू ओन योर डेटा, मतलब आप अपना डेटा ओन करते हो, जो प्राइवेटली आप रन कर रहे हो, जो आप वो कर रहे हो आप ओन करते हो, बट ऐसा है नहीं। आपको लगता है कि वो डेटा किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो डेटा गूगल को पता चल रहा है, ऐसा लॉ सूट में कहा गया है। तो इसका मतलब ना केवल वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, दूसरा वो उसके लिए झूठा वो भी कर रहे हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन मिस ट्रैकिंग के लिए भी वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। Now basically what they are violating a severe act। अब यहाँ पे एक बोला गया कि एक एक्ट है वहाँ पे जो कि वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है फेडरल वायर टेप एक्ट, ओके, वायर टैप एक्ट एंड प्राइवेसी लॉ जो है कैलिफोर्निया या अमेरिका में, उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि गूगल जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को, दूसरा कोई रेमेडियल एक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है, इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी, देन इंटेंशनल टैपिंग कर रहा है ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन की इंटेंशनल टैपिंग कर रहा है, हमारा वायर टैपिंग कर रहा है एक तरीके से। देयरफॉर योर राइट टू प्राइवेसी हैज बीन सीवियरली वायलेटेड बिकॉज ऑफ दिस गूगल, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो कि उस लॉ सूट में बोली गई हैं, ओके।
इनकॉग्निटिव मोड में आप जब चला रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपका डेटा कोई नहीं देख रहा है, बट दैट ऑल्सो हैज़ बीन ट्रैक्ड बाय गूगल। तो ये कुछ लॉ सूट में कहा गया है। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स एंड द इकोनॉमी, ये बहुत टफ आर्टिकल्स, अगर आप पढ़ोगे इस आर्टिकल को आपको समझना कि बहुत ज़्यादा टफ आर्टिकल है, क्योंकि इसमें GVA, GDP, फैक्टर कॉस्ट, आपका बेसिक प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ बोली गई। तो मैं क्या करूँगा कि आपको पहले ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। 2015 में क्या किया गया कि GDP जो कैलकुलेशन इंडिया में होता था उसको काफ़ी ध्यान से देखा गया और उसकी मेथडोलॉजी को चेंज कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के ऊपर। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो है 2008 का सिस्टम है, उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड का मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या डिफाइन करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में कितना मिला और इंटरमीडिएट में कंज्यूम कितना, उसको अगर आप माइनस कर दो तो आपको GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस मेथडोलॉजी में हम शिफ्ट कर गए। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इट गिव्स द रुपी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड। ओके, आउटपुट में कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला आपको, माइनस द डिडक्ट कर दो क्या इसमें, कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड। अब देखो, अभी आपको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, अब मैं आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इन सिंपल टर्म फॉर एनी कम्युनिटी, अब देखो होता क्या, अब थोड़ा एक दो फैक्ट और जान लो। पहले हुआ ये कि हम पहले इस्तेमाल करते थे GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब इनकी कॉस्ट में अपन पहले GDP निकाल रहे थे तो उसको GDP एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता था। यहाँ पे जो बेस ईयर था वो 2004-05 था। नई सीरीज में हमने क्या किया, हमने बोला हम GVA एट बेसिक प्राइस निकालेंगे, GVA एट बेसिक प्राइस निकालेंगे, एंड हमारा जो बेस ईयर था वो 2011-12 कर दिया। तो 2004-05 में जब हम करते थे बेस ईयर पे तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका टोटल कॉस्ट आप निकाल लो तो आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। वहीं से हमने शिफ्ट कर लिया GVA एट बेसिक प्राइस में, एंड वो जो ईयर था बेस ईयर वो 4-5 से चेंज करके 2011-12 कर दिया। ठीक है, अब पहली चीज आप ये समझो कि बेसिक प्राइस क्या होता है। बेसिक प्राइस इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय अ प्रोड्यूसर। याद रखिएगा, एक वो अमाउंट जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करता है फ्रॉम द परचेजर से फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए जितना टोटल अमाउंट वो रिसीव करता है, माइनस एनी टैक्स ऑन द प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट में कोई टैक्स है तो उसको माइनस कर दो, प्लस एनी सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट। अगर कोई सब्सिडी है तो उसको ऐड कर दो। अब याद रहेगा यार, देखो सिंपल सी बात है, बेसिक प्राइस का मतलब है कि जो अमाउंट आप एज अ प्रोड्यूसर रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द परचेजर फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट का एक पैकेट बनाया, अब आप क्या कर रहे हो, वही बिस्किट किसी कंज्यूमर को बेच रहे हो, 5 रुपए में बेच रहे हो, तो वो 5 रुपए जो आपको मिल रहे हैं माइनस एनी टैक्स ऑन द प्रोडक्ट। सपोज 1 रुपए का टैक्स ले रहा हो तो वो माइनस कर दो, प्लस एनी सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट, और अगर 1 रुपए सब्सिडी मिल रही है तो उसको ऐड कर दो। तो 5 माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 रुपए जो आपका बचेगा वो बेसिक प्राइस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जो GVA एट बेसिक प्राइस है, तो GVA एट बेसिक प्राइस जब आप निकालते हो तो वो प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड करता है एंड एक्सक्लूड कर देता है प्रोडक्शन सब्सिडीज को। सिंपल सी बात है, वो इंक्लूड करता है प्रोडक्शन टैक्सेस को एंड एक्सक्लूड करता है प्रोडक्शन सब्सिडीज को, तब आपका GVA एट बेसिक प्राइस निकलता है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसका। देखो वहीं पे ग्रॉस वैल्यू एडेड मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट को आप माइनस कर दो, टोटल आउटपुट से इंटरमीडिएट को आप माइनस कर दो तो आपको GVA मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर GVA एट फैक्टर कॉस्ट की बात करो तो इसमें ना टैक्स इंक्लूड होता है ना सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, लेकिन वहीं पे अगर बेसिक प्राइस में हम देखेंगे तो वहाँ पे आपका टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज आपकी एक्सक्लूड होती हैं। कैसे होती हैं, देखो यहाँ पे देखो, GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज बराबर GVA एट बेसिक प्राइस आ रहा। ठीक है ना, GVA एट बेसिक प्राइस क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट, GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस आपका प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस आपका प्रोडक्शन
सब्सिडीज, ये आपका फॉर्मूला हो गया, माइनस आपका प्रोडक्शन सब्सिडीज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस मिल जाएगा। वहीं पे आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। इसीलिए जो हमने अभी ऊपर निकाला था, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि 5 रुपए का बिस्किट आपने बेचा, आपका अगर वो था 1 रुपये उसमें टैक्स लगा, 1 रुपये उसमें सब्सिडी थी, तो वो क्या था कि वो जीवी एट बेसिक प्राइस थी आपकी 5 रुपये, उसमें टैक्सेस हमने जोड़ दिए 1 रुपये, सब्सिडी हमने माइनस कर दी 1 रुपये, तो प्लस 5 + 1 - 1 जो था वो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल रहा था, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल रहा था। वहाँ पे जो मैंने बताया था, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बोला, लेकिन याद रखना वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस था। और अगर आपको जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालना है, जीवीए एट बेसिक प्राइस अगर आपको निकालना है तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, अब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट तो नॉर्मल हो गया, आप वही है कि आप टोटल आउटपुट माइनस कर दो आप उसका, प्लस आपका प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस आपका प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो आप याद रखें कि प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है कि प्रोडक्शन करते समय कौन कौन से टैक्सेस आपको देने पड़े उस पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या है उस पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको कौन कौन सी सब्सिडी मिली। तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज की डिफिनेशन, ठीक है ना। अब ये कैसे रेलिवेंट है ये डेटा जीवीए का, तो जीवीए का डेटा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है बिकॉज यहाँ से आप फिर पॉलिसी मेकिंग का काम करते हो, जीवीए से आप पॉलिसी मेकिंग का काम करते हो, क्योंकि इसमें सब्सिडीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं, इसमें आपकी टैक्सेस का भी कैलकुलेशन किया जाता है, सब्सिडीज़ का भी किया जाता है, तो इसमें सबके रोल आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलती है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी है, कंजम्पशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे वहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा मिल जाता है। और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ये हैं कि पहली चीज़ तो ये भी डेटा पे डिपेंडेंट है, तो डेटा कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितना सही डेटा है कितना गलत डेटा। अगर सही डेटा है तभी आपका ये आउटपुट ये सब सही आएगा, अगर डेटा ही गलत है तो आपका गलत आ जाएगा, है ना। जो फॉर्मूले मैंने बताए वो याद रखना अगर आप, तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है ना। इसके अलावा जून 2019 में एक रिसर्च पेपर आया, इंडियाज जीडीपी मिस एस्टिमेशन लाइकलीहुड मैग्नीट्यूड मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन, ये बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने निकाला था, एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी 2015 में आई वो हाईली मिस रिप्रेजेंटेटिव थी, हाईली मिस मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन था उस जीडीपी में। तो ये कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। नाउ फिगरिंग आउट द कोविड-19 टर्मिनोलॉजी, अब ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया। तो कोविड-19 आपको पता ना क्या है, कोरोना वायरस डिसीज़ है, ओके। इसके अलावा अगली जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज करने लगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में देन द एक्सपेक्टेड लेवल एक नॉर्मल ज्योग्राफी के अंदर, तो वो आपका कहलाता है एपिडेमिक। पैंडेमिक कब हो जाता है, जब वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में हो जाता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन जाता है, तो वो पैंडेमिक बन जाता है। R0 क्या है, ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, मतलब कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है पॉपुलेशन में, वो R0 होता है। अगर R0 2 है इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। अगर R0 की वैल्यू 2 है इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। कोमॉर्बिडिटीज यानी कि सेवरल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन, मतलब कि कोमॉर्बिडिटीज मतलब कि उसके साथ और कौन कौन सी बीमारियां एक साथ अगर आपको हो जाती हैं। ट्रांसमिशन यानी कि फैलना, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब कि आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि सोर्स क्या है, या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हो, किसी व्यक्ति को हो गया है वो बीमारी मगर आप उसका सोर्स नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो, आप नहीं पता कर पा रहे हो क्यों उसको व्यक्ति को हुआ, तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपको पता है, ठीक है ना। पॉजिटिविटी रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु टेस्ट पॉजिटिव एमंग ऑल दोज हु आर टेस्टेड, तो जितने लोगों का टेस्ट हुआ है उसमें से जितने लोग पॉजिटिव निकले हैं वो पॉजिटिविटी रेट है। अगर पॉजिटिविटी रेट हाई है, इट इज पॉसिबल दैट ओनली हाई रिस्क ग्रुप्स आर बीइंग टेस्टेड, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव हाई रिस्क वाले लोगों का टेस्ट हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग इन ऑल द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड लोगों में कितने लोग मर रहे हैं वो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट है। केस फैटेलिटी रेट, दिस इज द नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग अमंग कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19, तो कंफर्म्ड केसेस में कितने लोग मर रहे हैं,
पहले हमने देखा इन्फेक्शन में कितने हो रहे हैं, मर रहे थे, तो उनको इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट में कितने कंफर्म्ड कोविड-19 के पेशेंट है जिनकी डेथ हो रही है। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन SARI, तो ये बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, ये कॉज हो रहा है कोरोना वायरस के कारण। ओके, तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर, कफ, बॉडी एक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आर सिमिलर। द गवर्नमेंट हैज बिगन सर्वेलेंस ऑफ सारी पेशेंट एज वेल। सारी क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। साइटोकाइन स्टॉर्म, तो क्या हो रहा है कि एक इम्यून रिएक्शन ट्रिगर हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। जब कोविड-19 वायरस आता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिएक्शन निकलता है जिसको कि साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। इसमें साइटोकाइन का जो बॉडी जो साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। ये साइटोकाइंस एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, वो भी एक खतरे का कारण ही है। ओके, दे कैन कॉज हार्म एंड इवन डेथ। देखो यही है साइटोकाइन स्टॉर्म कि बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस आपकी बॉडी रिलीज करने लगती है। अगर साइटोकाइंस का फ्लो हाई रहेगा, इफ द साइटोकाइंस फ्लो इज हाई एंड कंटिन्यूज विदाउट सेसेशन, द बॉडीज ओन इम्यून रिस्पॉन्स विद लीड टू हिपोक्सिया। अगर आपका साइटोकाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए बिना रुके हुए तो आपकी बॉडी खुद हिपोक्सिया की पेशेंट बन जाएगी। हिपोक्सिया मतलब कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगा और आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाएंगे एंड डेथ हो सकता है आपको। RT-PCR क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है विच इज यूज्ड फॉर कोविड-19 डिटेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि RNA को वही सेपरेट किया जाता है, बेटर सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी मतलब इट हैज बेटर एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद द डिसीज एंड इसकी बेटर स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिसीज ऑल्सो। तो स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा अच्छी है इसकी और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, आपको पता है कि जो प्लाज्मा होता है जो ठीक हो गए हैं पेशेंट, उनका प्लाज्मा लेकर के यूज किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको पता है। फ्लैटनिंग द कर्व मतलब कि रिड्यूस करना है नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। हर्ड इम्यूनिटी आपको पता है कि मतलब कि जब 50% से ज़्यादा लोगों को हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे जब वो इस बीमारी से, तो ऑलरेडी डिसीज जो है वो कम हो जाएगी। ओके, या वैक्सीनेशन जब जाता हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। पोचिंग डबल्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन सेज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप। ट्रैफिक का ये कहना है, जो ट्रैफिक इंडिया है उसका ये कहना है कि जो आपका इंडिया में पोचिंग के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पहला रीज़न ये है कि जो कम्युनिटीज़ थी उनके पास खाने का इनफ मटेरियल नहीं था, देयरफॉर फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द लोकल पीपल ये चीज़ स्टार्ट हुई। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पोचिंग की एंड ऑल फॉर द सेल्फ कंजम्पशन है वहाँ पे बेचने के लिए। एंड दोज हु लॉस्ट देयर जॉब दे वर ट्राइंग टू मेक क्विक मनी, और इस चक्कर में उन्होंने पोचिंग का काम, ये सब काम किया। ट्रैफिक का नाम आया तो ट्रैफिक के बारे में बताता हूँ। ट्रैफिक जो है वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इट्स अ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था? ये बना था 1976 में, और ये बना था WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्लस IUCN के कोऑपरेशन से। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN 1976 में ट्रैफिक बनाया। इसका मेन एम है टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स डू नॉट पोज थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्लांट्स में वो थ्रेट नहीं बनना चाहिए फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.